जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का 18 फरवरी 2024 का प्रथम पालिका पेपर, यानी कि यूपी पुलिस का साथियों जो आपका पेपर हुआ था 18 फरवरी 2024 को, जो प्रथम पालिका साथियों पेपर था, आज उसके हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, और रीजनिंग के साथियों क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो साथियों आप देखिएगा कि यहाँ पर 18 फरवरी यानी कि फरवरी 2024 में जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, जैसा लेवल आया था, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, वैसा ही साथियों इस बार भी पेपर आएगा। तो आप चाहते हैं साथियों एक यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करना, तो आप देखिएगा साथियों कि हिंदी के कितने क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही कर पाते हैं। अगर दोबारा से यही लेवल आ जाता है, मान लीजिए आ जाता है, तो साथियों कितना आपका स्कोर बैठता है। और रीजनिंग के जो सवाल आए थे साथियों, वो भी आप लोग देखिएगा। तो इस क्लास में अगर आपने एंट्री कर दिया और अगर आप लोग चाहते हैं कि वर्दी आपके बदन पर हो, तो ये पूरी क्लास का एक एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि रामायण के रचयिता कौन है। तो साथियों रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सूरसागर कृति के कवि कौन है साथियों, बताइए। तो सूरसागर की अगर बात करें साथियों, सूरदास आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए समुद्री जहाज किस पर से, यानी कि समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? यानी कि सैनिक लोग साथियों जिस पर से युद्ध करते हैं एक तरीके से, जिस जहाज पर से, उसको क्या कहा जाता है? उसको यांत्रिकी कहा जाता है? नहीं। उसको युद्धपोत, उसको याक्षुष कहा जाता है? नहीं। युग पुरुष कहा जाता है? नहीं साथियों, उसको युद्धपोत कहा जाता है। तो देखिए साथियों ऐसे ये क्वेश्चन आपके डिक्टो पूछे गए थे। मैंने बिल्कुल भी कुछ भी साथियों चेंजेस नहीं किया है, जैसे प्रश्न आए थे वैसे प्रश्न आपके सामने टाइप करवा दिए हैं। जो ऑप्शन आए थे साथियों वो साथियों ऑप्शन आपके सामने टाइप करवा दिए हैं। रत्ती भर का साथियों मैंने चेंजेस नहीं किया। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस विकल्प में श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद नहीं है। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का मतलब सुनने में तो समान हो लेकिन उनके भिन्न भिन्न अर्थ हो, ऐसा साथियों कौन सा जोड़ा है? देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करते हैं जर का मतलब क्या होता है साथियों, जर का मतलब क्या होता है एक तरीके से देखिए यहां पर जर और जरा लिखा हुआ है, ये अगर बात करें ये टाइप यहां पर नहीं आना चाहिए था, ये साथियों बुढ़ापा यहां पर आना चाहिए था, ठीक है ना। और बुढ़ापा यहां पर भी नहीं आना चाहिए था बल्कि इसके पहले आना चाहिए था। तो नीचे से अगर हम लोग बात करें साथियों, नीड़ का मतलब क्या होता है? नीड़ का मतलब होता है घोंसला, आपने कविता एक पढ़ी होगी। और नीर का मतलब पानी होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों एक गज की अगर बात करते हैं, गज का मतलब साथियों हाथी भी होता है और गज का मतलब माप भी होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर बात करें अनल का मतलब साथियों होता है आग। अनल का मतलब क्या होता है? आग होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अनिल का मतलब क्या होता है? अनिल का मतलब होता है वायु, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? पवन और अग्नि लिखा है, ये क्रम एक तरीके से सही नहीं है। उसके अलावा अगर साथियों यहां पर बात करते हैं जरा का मतलब क्या होता है? जरा का मतलब होता है साथियों बुढ़ापा, और जरा का ही मतलब होता है थोड़ा। तो कुल मिला के अगर बात करें आंसर आपका जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है बताइए। इसमें देखिए अशुद्धि तो है लेकिन कैसी अशुद्धि है बताइए? कारक संबंधी, लिंग संबंधी, वाक्य रचना संबंधी या वचन संबंधी? देखिए वाक्य ये सही नहीं है, वाक्य ये होना चाहिए था खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा। तो से की जगह पर साथियों क्या आना चाहिए था? पर आना चाहिए था। तो मैं कहूंगा कैसी अशुद्धि होगी साथियों? यहां पर कारक संबंधी अशुद्धि होगी। अब कारक संबंधी अशुद्धि होगी, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या है। देखिए साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किया है तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों निम्नलिखित में से किनके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं बताइए। देखिए जो भी नदियां हैं, अगर हम दो नदियों को छोड़ के सारी नदियों की बात करें तो ये तो एक तरीके से साथियों क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है ना। जिसके गंगा नदी कैसी है, यमुना नदी कैसी है। तिथियों की अगर बात करते हैं, ठीक है ना।
26 तारीख, 25 तारीख, ये भी आपकी स्त्रीलिंग होती है। भाषाओं के नाम की अगर बात करें, हिंदी कैसी है, अंग्रेजी कैसी है, अरबी कैसी, उर्दू कैसी है, ठीक है ना, या बंगाली कैसी है, तो ये सब स्त्रीलिंग है। लेकिन समुद्रों के नाम की अगर बात करते हैं तो ये साथियों आपके पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग होते हैं तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों इस पेपर को देखकर आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा, एग्जामिनर के माइंड को क्रैक करने की, हैक करने की साथियों कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर आप ये प्रीवियस ईयर, देखिए आप किसी भी टीचर से पूछेंगे वो प्रीवियस ईयर पेपर बताएगा। अगर आप उससे कहोगे कि भैया मैं एसएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहता हूं, तो वो कहेंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर लगाओ। अगर आप कहेंगे रेलवे के मैं एग्जाम को क्रैक करना चाहता हूं, तो आप वो कहेंगे रेलवे के एग्जाम को प्रीवियस ईयर जो हो चुके हैं उनको लगाओ। अगर आप कहेंगे साथियों कि मैं जो हूं ना, मैं आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर क्रैक करना चाहता हूं, तो कोई भी टीचर कहेगा यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। तो यहां पर अगर बात करें, ये बात क्यों कही जाती है? ये बात इसलिए कही जाती है कि साथियों एग्जामिनर जैसा जैसा क्वेश्चंस आपके लिए बना रहा है, उसके माइंड को देखना कि कहां कहां से क्वेश्चंस पूछ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। और मैंने ये बात साथियों नोटिस कर ली है, तो इसलिए मैं जो आपके लिए डेली इस चैनल पर टारगेट सिलेक्शन पर डेली जो आपकी क्लास होती है, जिसमें हिंदी, जीके, जीएस, यूपी जीके, रीजनिंग और मैथ सभी होते हैं, तो वो वैसे ही साथियों मैं क्वेश्चंस रखता हूं जैसे आपके पिछली शिफ्ट में, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस हैं, वैसे ही क्वेश्चंस रखता हूं। तो अगर आप वाकई में साथियों एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो इस चैनल को तुरंत साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। समझ लीजिए मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका सिलेक्शन परसेंट 90% तक साथियों तय हो जाएगा। बस आपको उसके बाद क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है अच्छे तरीके से। देखिए किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, तो किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो साथियों हस्ताक्षर का तो नहीं होता है, दल का, लोक का, रोमकोप का। तो यहां पर अगर बात करें, दल शब्द जो होता है ना, इसका प्रयोग एक वचन में होता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कारक आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों अलमारी में, तो यहां पर जो में शब्द आया है, मैंने आपको बताया था कि में शब्द अगर आ जाए या साथियों पर शब्द अगर आ जाए, यानी कि में शब्द अगर आ जाए तो आपका अधिकरण कारक होगा, अगर पर शब्द आ जाए तब भी आपका अधिकरण कारक होगा। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अगर इसकी साथियों में संधि विच्छेद करूं तो क्या बनेगा? एक तो बना शब्द निकल आएगा और एक साथियों कर शब्द निकल आएगा। तो प्रत्यय आपसे पूछा है, क्या आ जाएगा? कर शब्द आ जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहां पर डी, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तरावट शब्द में मूल शब्द बताइए और प्रत्यय बताइए, दो चीजें आपसे यहां पर पूछी गई हैं। तो तरावट का ऐसा करिए ना, संधि विच्छेद कर लीजिए। तो तरावट की अगर संधि विच्छेद करते हैं साथियों, तो क्या निकलेगा? तर धन आवट निकलेगा। और यही इसका एक तरीके से क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा ये वाला, और ये आपका साथियों प्रत्यय हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है, बताइए। आराम कुर्सी, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर साथियों इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या है। देखिए आराम कुर्सी शब्द की अगर बात करें, इसका समास विग्रह करें तो आराम के लिए कुर्सी आएगा। और जहां पर साथियों के लिए आ जाता है, क्या आ जाता है साथियों? जहां पर के लिए आ जाता है वहां पर साथियों कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। यानी कि कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। तो यहां पर साथियों संप्रदान नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, तत्पुरुष समास लिखा है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए क्या होगा। देखिए लक्ष्य की अगर बात करें ना, तो लक्ष्य आपका साथियों ये एक कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग लाख कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साथियों? लाख कह सकते हैं। इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए शामल किस तद्भव शब्द का प्रत्यय रूप है साथियों, बतलाइए। तो ये तो अगर बात करें साथियों शामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है, तो ये तो सामले का तत्सम है, ठीक है ना। यानी कि सामला आपका तद्भव हो जाएगा, बाकी ये आपका तत्सम हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विवरण चिन्ह है, बताइए। अब जैसे कि मान लीजिए आप क्या करते थे साथियों, आप करते थे मान लीजिए कोई हेडिंग आप लिख रहे हैं, ठीक है ना, और पृथ्वी के बारे में साथियों वहां पर
आप लोग लिख रहे हैं, तो आप पृथ्वी डालते थे और ऐसे बच्चों की तरह ऐसे करते थे और फिर इस तरीके से करके ऐसे करते थे। तो ये साथियों कैसा एक तरीके से चिन्ह है, एक विवरण चिन्ह ही तो है, यानी कि पृथ्वी के बारे में अब यहां पर आप विवरण से एक तरीके से लिखोगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के ऐसा चिन्ह आपको कहां पर नजर आ रहा है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। तो यही तो साथियों क्या है, यही तो आपका विवरण चिन्ह है। तो इस प्रकार आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये सभी हिंदी के क्वेश्चन जो है ना, ये 18 फरवरी 2024 की पहली पाली के क्वेश्चन है। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना। मानसिक अभिरुचि के साथियों क्वेश्चन बहुत आए थे इस बार, तो मानसिक अभिरुचि के साथियों भी क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है बताइए। तो यहां पर कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है, देखिए चौड़ा थोड़ी ना होगा, 10 मीटर कपड़ा, ताजगी या दर्जन, यानी कि इसमें से सबसे बढ़िया आंसर जो होगा वो दर्जन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि दर्जन विशेषण संख्या को दर्शाता है। उसके बाद देखिए मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है साथियों बताइए। तो इसमें कौन सी क्रिया है, इसमें तो नाम धातु क्रिया है। कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। उसके बाद देखिए शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है बताइए। तो शाखा मृग की अगर बात करें साथियों, किसका पर्यायवाची, देखिए ये तो साथियों किसका, ये एक तरीके से बंदर का पर्यायवाची हो जाएगा, यानी कि शाखा मृग शब्द जो है साथियों बंदर का पर्यायवाची हो जाएगा। उसके अलावा बंदर को कपि भी कहते हैं, वानर भी कहते हैं, हरि भी कहते हैं, मरकट भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, ये वाक्य किस काल का है साथियों बताइए। चलिए देखिए गीत गा रही हैं यानी कि अभी भी गीत गा रही हैं, तो इसमें कोई संदिग्ध तो है नहीं, क्या संदेह इसमें कि गीत गा भी रही या नहीं गा रही हैं, अरे गा रही हैं बिल्कुल। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, देखिए अभी गीत गा रही हैं यानी कि इनका काम चल रहा है, गाने का जो कार्य है वो चल रहा है। तो मैं कहूंगा अपूर्ण, यानी कि पूरा नहीं हुआ है काम, चल रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान काल साथियों वाला ये वाक्य हो जाएगा। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य अगर मैं आपसे पूछूं तो आप साथियों क्या बताएंगे बताइए। देखिए एक छोटी सी ट्रिक है साथियों, वो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर किसी भी वाक्य में आपको द्वारा देखने को मिल जाए, आपको द्वारा देखने को मिल जाए या किसी वाक्य में आपको के द्वारा देखने को मिल जाए, बात एक ही है। उसमें साथियों कौन सा वाच्य होगा, हमेशा वहां पर साथियों कर्म वाच्य होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर किसी वाक्य में आपको साथियों ने देखने को मिल जाए, जैसे कि सुरेश ने कपड़ा सिला या मोहन ने खिलौना तोड़ा, ऐसे करके ने शब्द अगर आपको देखने को मिल जाए तो वहां पर साथियों कर्तृवाच्य होता है, ये दूसरी टिक। उसके अलावा भाववाच्य की जब हम साथियों बात करते हैं तो भाववाच्य में क्या क्या होगा, से होगा और उसमें नहीं शब्द होगा, यानी कि उस वाक्य में अगर से आ रहा है और नहीं आ रहा है तो वो 100% साथियों भाववाच्य ही होगा। तो तीनों वाच्य की साथियों मैंने आपको ट्रिक बता दी। उसके बाद देखिए टिकट, ठिकट जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये साथियों क्या है, एक तरीके से ठिठक जाना एक मुहावरा है। और इस मुहावरे का मतलब आपसे पूछा जा रहा है मतलब क्या होता है, तो रुक जाना, धोखा खा जाना, उदासी छा जाना या चले जाना। तो मैं कहूंगा साथियों रुक जाना ही कहते, ठिठक जाना आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। तो ये तो आपसे सैकड़ों बार साथियों मैं भी पूछ चुका हूं, आपके कई सारे एग्जाम में भी आ चुका है कि अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है, अनभिज्ञ होता है, और अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है, अभिज्ञ होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। इनमें से लोकोक्ति कौन सी है साथियों बताइए। जो गरजते हैं वे वरसते नहीं, आस्तीन का सांप, कठपुतली होना, आग चुराना। तो ये नीचे वाले तो साथियों एक तरीके से मुहावरे हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए में है ये एक लोकोक्ति है। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं साथियों बताइए। तो कुल कितने काव्य रस हैं, 10 हैं साथियों, यानी कि वात्सल्य रस को अगर मिला दिया जाए तो कुल कितने रस माने जाएंगे, 10 रस माने जाएंगे। उसके बाद देखिए संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण इसमें से कौन सा है साथियों, देखिए और बताइए कि राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए देखिए संबंधवाचक सर्वनाम का इसमें से कौन सा उदाहरण है, संबंधवाचक के बारे में साथियों कुल मिला के यहां पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों बताइए। चलिए
तो इसमें से साथियों देखिए कौन कौन से संबंधवाचक सर्वनाम है। अगर हम लोग साथियों बात करें तो देखिए जिसका जो है ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है, जो है सो है तो ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है, लेकिन आपको जो है ना साथियों ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं, अब नहीं है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जैनेन्द्र शब्द का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो कौन सा ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही होगा। तो यहां पर एक तो इंद्र आ जाएगी, ये तो बात कंफर्म है, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और जैने भी नहीं हो सकता, यानी कि जैन धन इंद्र साथियों ये आपका जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है बताइए। तो हरि की अगर बात करें, देखिए हरि को एक तरीके से सर्प भी कहा जाता है, सिंह भी कहा जाता है और सूर भी कहा जाता है, लेकिन दूध नहीं कहा जाता है। अब दूध नहीं कहा जाता है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर साथियों कौन सा छंद बनता है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर बात करें साथियों कुंडलिया, आपके इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि देखिए अगर मैं साथियों आपको बताऊं कि हिंदी के सेक्शन की जब हम बात करते तो मैंने आपको साथियों एग्जाम के लिए जो भी चीजें पढ़ाई थी और हिंदी की स्पेशली अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल की वो चारों शिफ्ट में से साथियों एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन भी हो सकता है जो मैंने साथियों हिंदी का आपको ना पढ़ाया हो। यानी कि कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों 37 यानी कि 37 गुणा 4, 4 शिफ्टों के इतने प्रश्न बने, तो 37 गुणा 4 ऐसे साथियों क्वेश्चन थे जो मेरी ही क्लास से आपको देखने को मिले थे। और मैं मान सकता हूं जब हिंदी में आप साथियों 37 के 37 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर देते हैं तो 90% आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है, क्योंकि जब बंदा हिंदी में करता है अच्छे तो साथियों वो रीजनिंग में भी कम से कम 45 से 50 तो बहुत आराम से कर डालेगा, मैथ में भी ठीक ठाक होगा और जीके जीएस यूपी जीके में भी ठीक ठाक होगा। तो साथियों मैंने जो क्लासेस चलाई थी एग्जाम से पहले वो बहुत कारगर साबित हुई हैं, बहुत सारे बच्चों का साथियों एक तरीके से सिलेक्शन हो जाता अगर पेपर ना कैंसिल होता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आपको मौका मिला है, लेकिन दोबारा आपको सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेना है, एक अच्छी रैंक के साथ साथियों सिलेक्शन लेना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा था, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए। तो इस पंक्ति की अगर बात करते हैं साथियों इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए बिहारी हिंदी का विकास इनमें से किस भाषा से हुआ था साथियों बताइए। तो यहां पर अगर बात करें किस भाषा से हुआ था तो आप लोग ध्यान रखेंगे मागधी से हुआ था, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए भीतर और बाहर ये किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है साथियों बताइए। देखिए अब मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए मोहन कहां है तो आप कहोगे भीतर है, हो सकता हो कमरे के भीतर हो या कहीं, आप मैं आपसे कहूं मोहन कहां है आप कहोगे बाहर है, तो आप एक तरीके से काल थोड़ी ना बता रहे हो, ना रीति बता रहे हो, ना परिमाण बता, आप उसका स्थान बता रहे हो कि मोहन बाहर है या अंदर है। तो कुल मिला के ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हो जाएगी, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। मेघ शब्द का पर्यायवाची इनमें से साथियों कौन सा है देखिए और बताइए कि राइट आंसर यहां पर आपका साथियों क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों मेघ शब्द की, जब हम बात करते हैं मेघ शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, तो मेघ को साथियों नीरद कहते हैं, ठीक है ना, नीरद कहते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कुल है और कुल है ये श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, मैंने आपको बताया था सुनने में तो समान लगे लेकिन भिन्न भिन्न उनके अर्थ हो, ऐसे शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब देखिए सुनने में तो कुल और कुल एक तरीके से समान लग रहे हैं लेकिन इन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं, यानी कि अलग अलग हैं। तो ऐसा कौन सा जोड़ा है साथियों देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। इनके अर्थ एक तरीके से श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद इनमें से साथियों कौन सा है। चलिए तो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द ही है कुल और कुल एक तरीके से। देखिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि इस वाले कुल का मतलब क्या है, वंश होता है यानी कि परिवार, और इस वाले कुल का मतलब होता है किनारा। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अब यहां पर साथियों हम लोग बात करें ना, देखिए
अब साथियों यहाँ पर हम लोग अगर बात करें, देखिए कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, साथियों इसके लिए एक शब्द अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे अस्त्र, ठीक है ना। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार साथियों को क्या कहा जाता है? एक तरीके से अस्त्र कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, और जो हाथ में पकड़कर चलाया जाता है हथियार, उसको क्या कहा जाता है? उसको शस्त्र कहा जाता है। तो अस्त्र और शस्त्र में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। देखिए साथियों, यहाँ पर मैंने जो आपके हिंदी के 37 क्वेश्चन आए थे ना, हिंदी के 37 क्वेश्चन, इन 37 क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं साथियों, 37 क्वेश्चन में से मैंने आपको कितने 33 क्वेश्चन कराए, बाकी गद्यांश वाले क्वेश्चन से। और गद्यांश तो आप सभी लोग जानते हैं बहुत आसान होता है, गद्यांश आप बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो हिंदी के साथियों सिर्फ मैंने वही क्वेश्चन नहीं कराए, बाकी पूरा आपको उस पेपर का पूरे सारे हिंदी के क्वेश्चन कराए। अब यहाँ पर रीजनिंग के आप साथियों क्वेश्चन देख लीजिए कि कैसे क्या यहाँ पर साथियों आप लोग कर सकते हैं। रीजनिंग के यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए आपसे पूछा गया था कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि BGE का संबंध AGDJ से है, उसी प्रकार DBHI का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए से, बी से, सी से या डी से, मुझे बताइए फटाफट। देखिए लेटर पोजीशन आपको मालूम होना चाहिए कि ए की पोजीशन 1 पर होती है प्लेस वैल्यू, बी की पोजीशन साथियों 2 पर होती है, सी की पोजीशन 3 पर होती है, जेड की पोजीशन साथियों 26 पर होती है, आपको मालूम होना चाहिए। देखिए बी की अगर बात करें तो साथियों ये तो 2 पर होता है, जी की बात करें 7 पर होता है, ई की अगर बात करें 5 पर होता है और के आपका 11 पर होता है। उसके बाद अगर बात करें ए 1 पर, जी 7 पर, डी 4 पर, जे आपका 10 पर। अब देखिए साथियों कितना बढ़ रहा है, ये तो एक घटाया गया है, ये उतना के उतना ही है। यहां पर अगर बात करें साथियों एक घटाया गया है और यहां पर एक घटाया गया है, तो यहां पर एक घटाया गया है तो सी आ जाएगा, यहां पर सेम है तो यहां पर बी आ जाएगा। अब सी भी देखिए कहां पर, सी भी सिर्फ और सिर्फ इस वाले ऑप्शन में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर एक घटाया गया है तो यहां पर अगर एक घटाएंगे तो एच आ जाएगा, यहां पर साथियों एक घटाएंगे, यहां पर एक घटाएंगे तो साथियों एच आ जाएगा। तो CBJH अगर आपने चयन किया था तो बिल्कुल सही चयन किया था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है साथियों डायरेक्शन से संबंधित। यहां पर मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूं साथियों, देख लीजिए। आपका जो सीधा हाथ होता है, अगर आपसे कहा जाए सीधा हाथ की अगर बात करें ना साथियों, तो ये आपका एक तरीके से दायां हाथ कहलाया जाता है। अगर आपसे कहा जाए दाएं हाथ पर मुड़िए तो आपको सीधे हाथ पर मुड़ना है। अगर आपसे कहा जाए साथियों बाएं हाथ पर मुड़िए, ठीक है ना, तो बाएं हाथ पर अगर आपसे कहा जाए तो आपको अपने उल्टे हाथ पर मुड़ना है, क्योंकि कुछ लोग सीधा और उल्टा जानते हैं, दायां बायां नहीं जानते हैं। उसके बाद दूसरी चीज आप डायरेक्शन में ये भी देख लेंगे कि मान लीजिए अगर आप यहां पर बैठे हैं, अगर आपसे कहा जाए आप अपने पूरब में जाइए तो आप इधर जाएंगे साथियों, आपका पूरब कहलाया जाता है। अगर उत्तर कहा जाए तो साथियों आपको ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है ना। अगर दक्षिण कहा जाए साथियों तो आपको अपने नीचे की तरफ आ जाना होगा, और अगर आपका साथियों पश्चिम कहा जाए तो आपको इस तरफ आ जाना है। तो ये चारों चीजें आप लोग जो मैंने आपको बतलाई हैं वो आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। अब देखिए साथियों इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसको कैसे बहुत आसानी से क्रैक करते हैं। देखिए एक व्यक्ति घर से पूरब की ओर 10 किलोमीटर बढ़ा, यानी कि इधर को जाना है, तो मान लीजिए हम यहां पर है 10 किलोमीटर, हम ये पूरब की तरफ चल दिए, ठीक है। उसके बाद फिर वो दाएं मुड़ता है, यानी कि अपने सीधे हाथ पर मुड़ता है, बिल्कुल मुड़ दिया और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर हमने चला दिया। फिर से वो दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, यानी कि 11 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तो ये हो गया, और 1 किलोमीटर और चल जाएगा, यानी कि वो 11 किलोमीटर यहां तक साथियों चल गया। फिर से वो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है साथियों, 5 किलोमीटर यहां से जाएगा तो कहीं यहीं पर ही पहुंचेगा, क्योंकि जब इसकी दूरी 5 है तो इसकी दूरी भी साथियों 5 ही होगी यहीं तक। फिर वो बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर हमने इसको चला दिया। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूर है साथियों? देखिए घर तो उसका ये था, ठीक है ना, घर तो उसका ये था, अभी वो यहां पर, यानी कि इसकी दूरी कितनी है आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहां तक साथियों दूरी ये 10 है और ये दूरी कितनी है? ये दूरी 11 है, यानी कि मैं कह सकता हूं ये दूरी आपकी 1 किलोमीटर होगी और ये दूरी भी आपकी 1 किलोमीटर है, यानी कि कुल मिला के दूरी कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर हो जाएगी। तो कुल मिला के आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2 किलोमीटर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आपके सामने लिखा हुआ है कि रूस का संबंध मॉस्को से है, तो ग्रीस का संबंध किससे होगा? टोक्यो से, लंदन से, एथेंस से या वॉशिंगटन डीसी से? देखिए अगर बात करें जिस प्रकार रूस की राजधानी मॉस्को है तो उसी प्रकार ग्रीस की राजधानी साथियों एथेंस है। क्या है? एथेंस है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, देशों के नाम उनकी राजधानी दे दी जाती है, देशों के नाम उनकी मुद्रा दे दी जाती है, ठीक है ना, राज्यों के नाम उनकी राजधानियां दे दी जाती है। तो ये चीज भी आप लोग एक तरीके से ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर करें।
पीट संयुक्त परिवार में रहने वाले, ठीक है ना। यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए कुछ नहीं आपको देखना है, आपको देखना है ये जो सर्किल में है ना जो लेटर, ये संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। जो ट्रायंगल में आपको दिख रहा है ये स्कूल के शिक्षक हैं, बिल्कुल। और जो आपको विवाहित, जो आपको स्क्वायर में दिख रहा है ना साथियों, वो आपका विवाहित है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक अपनी तरफ से प्रश्न पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक ऐसे लेटर बताइए जो संयुक्त परिवार में रहता है, जो स्कूल का शिक्षक भी है और जो विवाहित व्यक्ति भी है, तो आप साथियों क्यों ही तो बताएंगे। जरा देखिए, ये सर्किल में भी आ रहा है, ये चौकोर में भी आ रहा है, ये ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो क्यों आपको बताना है। लेकिन यहां पर शायद प्रश्न कुछ और पूछा गया है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि उस व्यक्ति को दर्शाइए जो संयुक्त परिवार में रहता है, लेकिन ना तो यहां पर लिखा है ना तो विवाहित है और ना ही शिक्षक है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त परिवार में तो रहता है लेकिन वो स्कूल का शिक्षक भी नहीं है और विवाहित व्यक्ति भी नहीं। तो यहां पर तो सिर्फ एक इकलौता टी ऐसा है जो कि संयुक्त परिवार का व्यक्ति है लेकिन स्कूल का शिक्षक भी नहीं और विवाहित व्यक्ति भी नहीं है। तो टी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर टी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। देखिए यहां पर अगर बात करें, आप सोच रहे होंगे कि एक एक क्वेश्चन छोड़ के यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी लिखकर आ रहा है। तो ये एक पेज होता है, एक पेज में 2 क्वेश्चन हो पाते हैं। तो एक पेज का जो ऊपर वाला है ना, उसमें साथियों ये एक तरीके से कर दिया जाता है, इसका हेडर लगा दिया जाता है। तो वो ऊपर वाले क्वेश्चन में, यानी कि एक पेज पे जो पहला वाला क्वेश्चन होता है ना, उस पर तो आ जाता है लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन पर नहीं आता है। फिर दूसरा पेज जो होता है उसके पहले वाले क्वेश्चन पर आ जाता है। तो इस प्रकार से बाकी सारे क्वेश्चन आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के ही देखेंगे, 18 फरवरी 2024 की प्रथम पाली के ही यहां पर देख पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं और है क्वेश्चन कहीं और के। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच सही संबंध का सबसे अच्छी तरह साथियों इसको दर्शाया गया है। देखिए एक तरीके से बात करें, बुद्धि अलग होती है, बुद्धि और चिंता एक तरीके से अलग होती है क्योंकि यहां पर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और शक्ति एक तरीके से साथियों अलग होती है। तो ऐसा आपका कहां पर आपको लग रहा है, ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। यहां पर अगर बात करें कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके 4 अन्य शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, उस शब्द को आपको बताना है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर PLONIA लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या ये सारे लेटर इनमें मौजूद हैं, एक बार देख लीजिए। POLO, तो P ये हो गया, L आपका ये हो गया, O आपका ये हो गया, एक और भी तो O चाहिए। यहां पर 2 बार O है साथियों लेकिन यहां पर 1 बार है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। ये बनाया जा सकता है OPTI, तो OP आपका ये हो गया, O ये हो गया, O ये हो गया, P ये हो गया, TI की अगर बात करें, T आपका ये हो गया, I आपका ये हो गया, CAL कहां पर, CA ये हो गया और L साथियों ये हो गया, यानी कि ये वाला बनाया जा सकता है। एंटी की अगर बात करें तो A आपका ये हो गया, N आपका ये हो गया, TI ये हो गया और C आपका ये हो गया, ये भी बनाया जा सकता है। पॉइंट की अगर बात करें साथियों, P अगर बात करें, P ये हो गया, O ये हो गया, I ये हो गया, N ये हो गया, T आपका ये हो गया, यानी कि ये भी बनाया जा सकता है। तो कौन सा वर्ड साथियों नहीं बनाया जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही तो आपसे पूछा गया था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छे तरीके से साथियों देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। तो इन तरीके के साथियों क्वेश्चन आप लोग देखिए और बताइए क्या है। देखिए कथन है और उसके बाद साथियों निष्कर्ष है। यहां पर अगर बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी हैं, ठीक है। प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है, बिल्कुल। सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है, बिल्कुल। इसको आपको सत्य मानना होगा। अब सत्य मानते हुए कथन पढ़िए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किया, बिल्कुल साथियों, कोई हम लोग नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल किए हैं। उन्होंने तर्क और नैतिकता के आधार का पालन किया है। देखिए यहां पर जिक्र इनका तो आया है, मूल्याश्रित अध्ययन का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, लेकिन यहां पर जिक्र नहीं आया। हो सकता हो उन्होंने तर्क और नैतिकता के आधार का पालन किया हो, लेकिन ऐसी जानकारी हमें यहां पर कहीं नहीं दी गई है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों केवल निष्कर्ष एक सही, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर आकृतियों में से उस
आकृति का पता लगाइए जो पारदर्शी शीट को बिंदुवार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न जैसी आपको दिखाई देगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए अगर हम साथियों इस क्वेश्चन की बात करते बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, इस वाली यानी कि ये जो एक देखिए दो पार्ट है इसके, एक ये आपका पार्ट है, ठीक है ना, और एक आपका ये पार्ट है साथियों, दो पार्ट है। अगर मैं कहूं इस दूसरे वाले पार्ट को इसकी तरफ हम रख दें तो कैसा बनाया दिखेगा, यानी कि कैसा दिखेगा। देखिए जब ये चीज ऐसे इधर को आएगी तो ये चीज इसके ऊपर हो जाएगी, यानी कि कुछ हमें ऐसा ही दिखेगा। ये चीज भी साथियों हमें कुछ ऐसे ही दिखेगी, और बिंदु के ऊपर बिंदु आ जाएगी तो बिंदु के ऊपर बिंदु भी हमें ऐसे ही दिखेगी। तो ऐसा साथियों आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, मतलब ऐसा कहां पर आपको नजर आ रहा है, ऐसा आपको यहीं पर ही तो नजर आ रहा है, वन वाले में। तो वन कहां पर लिखा हुआ है, वन यहां पर लिखा हुआ है, तो आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए अब यहां पर अगर बात करते ए जो है ना ये बी का भाई है, तो हम कह देते हैं साथियों बी की अगर बात करते ए भाई हो जाएगा, यानी कि ए प्लस प्लस मतलब पुरुष हो जाएगा। अरे भाई भाई है ना, बी का भाई ए है तो बी पुरुष है, हो सकता है ये महिला हो सकता है पुरुष हो। उसके बाद लिखा हुआ है डी का पिता सी है, तो डी का पिता साथियों कौन हो जाएगा। देखिए अब जो बराबर में होंगे वो भाई बहन होंगे, अगर हम इसको डबल कर देंगे तो ये जो दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। ये ट्रिक होती है एक तरीके से, ये इसके ऊपर जा रहा है तो ऊपर पिता होगा, यानी कि सी जो है ना डी का पिता है। अरे भाई ऊपर है, ऊपर या तो माता होगी या तो पिता होगी। अब प्लस लगा देंगे तो पिता होंगी, अगर माइनस लगा देते तो माता होती। उसके बाद कहा गया है कि बी की माँ ई है। अच्छा ये बी हो गई, बी की माँ कौन होगी साथियों, ई हो गई, यानी कि ये इनकी माता हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ए और डी भाई भाई हैं, ठीक है ना, ए और डी भाई भाई हैं, तो मैं कह सकता हूं यहां पर डी की अगर बात की दोनों भाई भाई। अच्छा यहां पर आपने देखा होगा डी के पिता सी हैं, तो यहां पर भी तो साथियों डी के पिता एक तरीके से सी हो जाएंगे। जब डी के पिता सी हैं, जब डी के पिता सी हैं और ये तीनों आपस में भाई बहन हैं और इनकी माँ कौन है साथियों, ई है, ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूं ये दोनों आपस में पति पत्नी है। बिल्कुल ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं और तीनों के बच्चे डी ए बी हैं। पूछा गया है कि ई जो है ना, ई ये सी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि सी क्या कहेगा ई को, तो सी क्या कहेगा साथियों ई को, सी क्या कहेगा ई को, सी को तो पत्नी कहेगा, सी जो कहेगा वो पत्नी कहेगा, क्योंकि ये पत्नी है ये पति है। तो कुल मिला के पत्नी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि आपको चुनना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर दर्पण लगा दूं तो दर्पण में ये रीजनिंग शब्द कैसा साथियों दिखाई देगा। आपको मैं दो तरीके बताता हूं, देखिए जो सबसे अंत में है वो सबसे पहले दिखाई देता है, बस ये उलट जाएगा, इसका मुंह किधर को है, दाईं तरफ है, बाकी जब ये दर्पण में दिखेगा ना तो कुछ साथियों इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब बाईं तरफ इसका मुंह हो जाएगा। एन की अगर बात करते हैं साथियों तो कुछ एन इस प्रकार से दिखेगा, आई जैसा है वैसे ही दिखेगा, वैसे ही साथियों एन यहाँ पर ऐसा ही कुछ दिखेगा, ठीक है ना, ओ भी साथियों जैसा दिख रहा है वैसे ही दिखेगा। एस की अगर बात करें एस कुछ ऐसा दिखेगा, ए जैसा है वैसे ही दिखेगा, ई की अगर बात करें इस तरफ मुंह हो जाएगा, और आर की अगर बात करें इस तरफ मुंह हो जाएगा। तो ऐसा ये है नहीं, ऐसा ये है नहीं, ऐसा ये है नहीं, ऐसा ये है नहीं, यानी कि मैं कह सकता हूं कोई भी ऑप्शन यहां पर सही नहीं है, हो सकता है सही तरीके से टाइप ना हुआ हो। तो साथियों रियल ओरिजिनल आंसर आपका जो है वो इसको माना जाएगा, यानी कि जो मेथड मैंने आपको बताया है मेथड करने का तो यही है, बाकी टाइप नहीं हो पाया सही से ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं। देखिए एक दर्जन कितने के बराबर होता है, 12 के बराबर होता है। अगर मैं आपसे कहूं 2 दर्जन यानी कि इसका मतलब होता है 24, इसका मतलब क्या होगा 24। अगर मैं आपसे कहूं साथियों 3 दर्जन तो इसका मतलब कितना होगा, इसका मतलब होगा 36। अगर मैं आपसे कहूं साथियों 10 दर्जन तो इसका मतलब क्या होगा 120, ठीक है ना। यहां पर कहा गया है 12 दर्जन तो इसका मतलब क्या होगा साथियों 12 गुणा 12, ठीक है ना, तो मतलब 144 हो जाएगा। तो इसका मतलब कहा गया है कि एक टोकरी में कितने दर्जन सेब है, 12 दर्जन सेब हैं, यानी कि 144 सेब हैं। अच्छा उसके बाद कहा गया है कि 2 दर्जन सेब बाद में जोड़े जाते हैं, तो इसमें 2 दर्जन सेब का मतलब क्या है 24 सेब, तो 24 सेब हमने बाद में जोड़ दिए, देख लीजिए अब कितना हो जाएगा 8
6 1, यानी कि अब 168 सेब हमारे पास हैं। 10 सेब कह रहे हैं कि खराब हो जाते हैं और जिनको हटा दिया जाता है, तो इनको हटा दीजिए, इसमें से 10 सेब माइनस कर दीजिए साथियों, 8 5 1, यानी कि अब हमारे पास 158 सेब शेष बचे हैं। तो कह रहे हैं शेष सेबों को, यानी कि 158 सेबों को 2 टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि 158 की अगर बात करें, इसको हम 2 टोकरियों में बांटेंगे तो कितना कितना बांटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 नीम 18, यानी कि अगर मैं कहूं 2 टोकरियां हैं और 158 सेबों को बांटना है, तो एक में हम साथियों 79 रखेंगे और एक में 79 रखेंगे टोकरी में। तो कहने के प्रत्येक टोकरी में कितने सेब रखे हैं, तो प्रत्येक टोकरी में साथियों कितने सेब रखे हैं, 79 सेब रखे हैं, ठीक है ना, 79 सेब रखे हैं। तो 79 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको साथियों समझाया। किताबी में आप देखेंगे तो इसको थोड़ा सा कठिन करके साथियों समझाया गया है, लेकिन टारगेट सिलेक्शन का उद्देश्य यही है कि कठिन से कठिन सवालों को बहुत आसान मेथड से आपको समझाना है। क्योंकि साथियों जो प्रश्न आसान होता है, अगर उसका कठिन सॉल्यूशन आपको बताया जाता है तो वो प्रश्न आपके लिए कठिन हो जाता है। लेकिन अगर कोई कठिन प्रश्न है, उसका सॉल्यूशन आपको आसान बताया जाता है, तो वो कठिन प्रश्न आपके लिए आसान हो जाता है। साथियों इस बात को कभी ना भूलिएगा। इसलिए इस चैनल को साथियों, आप पर अगर नए हैं साथियों इस चैनल पर, तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए। एग्जाम तो कम से कम मैं आपका साथियों बहुत आराम से क्रैक करवा दूंगा। चलिए यहां पर अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है, तो मुझे बताइए। ये 5 चीजें लिखी हुई है, जन्म, मृत्यु, अंत्येष्टि, विवाह या शिक्षा। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो किसी का क्या होगा साथियों, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो किसी का जन्म होगा और उसके बाद मृत्यु होगी। मतलब सबसे पहले जन्म होगा और अंत में सबसे मृत्यु होगी। ये सब विवाह है, अंत्येष्टि है, शिक्षा, ये सब इसके बीच के काम है। तो आप एक ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें साथियों एक सबसे पहले लिखा हो और 2 सबसे अंत में लिखा हो। तो ऐसा ऑप्शन साथियों आपको कहां पर नजर आ रहा है, ठीक है ना। 1 और 2 की अगर बात करें साथियों, 1 और 2 मुझे तो साथियों यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है ना, यहां पर नजर आ रहा है। तो देख लेते हैं साथियों कैसे क्या यहां पर साथियों हो सकता है। बहुत अच्छे तरीके से साथियों इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूं आपसे। चलिए तो कुल मिला के साथियों अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, देखिए जन्म की अगर बात करें ना, देखिए मृत्यु के बाद साथियों क्या आता है, मृत्यु के बाद एक तरीके से अंत्येष्टि आती है। तो मैं मृत्यु के बाद अंत्येष्टि होगा तो ये आंसर नहीं होगा। देखिए सबसे पहले अगर बात करें साथियों, जन्म होता है, इंसान का जन्म हो गया तो ये 1 हो गया। उसके बाद साथियों क्या होता है, उसके बाद उसको शिक्षा वगैरह दी जाती है, ठीक है ना। तो शिक्षा 5वें नंबर पर है, तो यहां पर साथियों क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद की अगर बात करें, उसका विवाह होता है, ठीक है ना, उसका विवाह किया जाता है, विवाह किया जाता है। और विवाह कौन से नंबर पर है साथियों, विवाह की अगर बात करें तो 4थे नंबर पर, 4था हो जाएगा, ठीक है ना। विवाह के बाद साथियों उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु की अगर बात करें, मृत्यु आपका साथियों दूसरे नंबर पर है, तो 2 आ जाएगा। और अंत में मृत्यु के बाद भी साथियों एक चीज होती है जिसको कहते हैं अंत्येष्टि, ठीक है ना। अंत्येष्टि की अगर बात करें तो यहां पर साथियों आ जाएगा, और जो कि 3 पर है। तो 154 और 23 कहां पर लिखा हुआ है, तो 154 और 23 आपको ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कि वो आकृति चुनिए जो अन्य से भिन्न है, यानी कि 5 तरह की आकृति है, इसमें एक आकृति सबसे अलग है, तो वो आपसे पूछी जा रही। देखिए सब में एक एरो आपको दिख रहा होगा, एक सर्किल दिख रहा होगा और इस टाइप का कुछ दिख रहा होगा, ठीक है ना। एक एरो है, उसके दाईं तरफ साथियों ऐसे करके ये है, ठीक है ना। एक एरो है, उसके दाईं तरफ साथियों क्या हुआ है, नीचे की तरफ ये आया है, नीचे की तरफ आया है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक एरो है, इसके ये ऊपर की तरफ आया है, एक एरो है, इसके ये ऊपर की, देखिए इसमें ये नीचे की तरफ आ गया है। अरे भाई ये नीचे की तरफ गया ऐसे करके, लेकिन इसमें जो आया है ना, इसमें ये ऊपर की तरफ आया, एक सेकेंड, ठीक है। इसमें जो आया है ये ऊपर की तरफ आया है, और इसमें भी ऊपर की तरफ आया है, और इसमें भी ऊपर की तरफ है। आपको दाईं देखना, एरो के दाईं की मैं बात कर रहा हूं। एरो के दाईं नीचे की तरफ, एरो के दाईं ऊपर की तरफ, एरो के दाईं मतलब सीधे हाथ पे ऊपर की तरफ, एरो के सीधे हाथ मतलब ऊपर की तरफ, एरो के दाईं यानी कि ऊपर की तरफ। तो कुल मिला के अगर बात करें, ये वाला आपका सबसे अलग हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था कि सबसे अलग कौन सा है, सबसे भिन्न कौन सा है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। देखिए निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, अगर आप इनको गिनने पर आओगे तो हो सकता हो आपसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती हो जाए। तो इसका एक
एक सूत्र होता है साथियों। सबसे पहले ये देख लीजिए कितने यहाँ पर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो अगर बात करें साथियों n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 6 हो जाएगा। और एक त्रिभुजों को गिनने का साथियों एक सूत्र मैं आपको बता दे रहा हूं, वो आप लोग फॉलो करेंगे। n प्लस 1 बटे में 6 हो जाएगा। और n कितना 6 है, क्योंकि यहाँ पर 6 अंत में आया है, तो 6 यहाँ पर 1 है साथियों, n प्लस 1 बटे 2, तो n हो जाएगा और 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। 2 की अगर बात करें यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ इस पूरे में साथियों 21 त्रिभुज है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डायरेक्शन वाला यहाँ पर एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों आ चुका है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर बात करें, एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम की दिशा की ओर जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो यहां पर मान लीजिए आप हैं, आप इधर को पश्चिम की तरफ गए और आप 6 किलोमीटर चले। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर वो दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर जाता है। दाएं मुड़ा दिया साथियों और 11 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर से दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो फिर से दाएं मुड़ा दिया और साथियों 12 किलोमीटर हमने चला दिया। कह रहे हैं कि फिर से दाएं मुड़ा जाता है और फिर से साथियों 12 किलोमीटर चलता है। तो साथियों 11 तो यहां तक हो गया, एक ये यहां तक हो गया, यानी कि फिर से 12 किलोमीटर चला दिया। और कहने के फिर दाएं मुड़ता है और फिर 6 किलोमीटर चलता है। तो फिर दाएं मुड़ता है साथियों, फिर आपका ये 6 किलोमीटर चल के कहीं यहां पर आ जाएगा। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, उसका घर तो ये है, यानी कि इसकी दूरी आपसे पूछी जा रही है। अब अगर बात करें, ये दूरी कुल मिला के 12 है, ये दूरी कुल मिला के साथियों कितनी है, 11 है। तो ये दूरी साथियों 1 किलोमीटर ही तो हो जाएगी। अब जब 1 किलोमीटर हो जाएगी तो 1 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर यहां पर आपका साथियों क्या हो सकता है। चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों में एक शब्द युग्म दिया गया है, उसके बाद विकल्प के रूप में 4 शब्द युग्म दिए गए हैं। आपको विकल्पों में से वह युग्म चुनना है जिसके शब्दों में प्रश्नों में दिए गए शब्द युग्म के संबंध। ये तो बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो लिखा है देखिए, यहाँ पर अगर बात करें ग्रंथि का संबंध जैसे एंजाइम से है, तो वैसा ही संबंध साथियों इन ऑप्शन में से किसका किससे होगा, इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए जैसे कि एंजाइम ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होता है, एंजाइम जो उत्पन्न होता है ना साथियों, एंजाइम ये ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होता है। तो क्या किसके द्वारा उत्पन्न होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, करंट जनरेटर के द्वारा उत्पन्न होता है, ये मुझे लग रहा है, बाकी ये भी नहीं लगा, ये भी नहीं लगा था, ये भी नहीं लगा था। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर साथियों क्या हो सकता है। चलिए यहां पर अगर बात करें साथियों, कथन आपके सामने देखिए। अब यहां पर अगर बात करें रीजनिंग में, अगर आप चाहते हैं कि 55/55 यानी कि 55-56 जितने भी क्वेश्चन आए साथियों उसमें पूरा स्कोर आप पाए, तो बिल्कुल साथियों आप पूरा स्कोर पा सकते हैं। एक तो साथियों हिंदी एक ऐसी चीज है जिसमें आप पूरा स्कोर पा सकते हैं, और रीजनिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप पूरा स्कोर पा सकते हैं। तो ये कितना हो गया साथियों, एक तरीके से 92 क्वेश्चन। और कभी कभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की 92 प्रश्नों पर भी साथियों कट ऑफ जाती है, यानी कि जो 150 में से साथियों 92 प्रश्न कर देता है। लेकिन थोड़ी सी कैटेगरी वाइज, जिसके SC ST हो गए, या कभी कभी जो पहले 2018 में वैकेंसी आई थी उसकी फिजिकल के लिए कट ऑफ 92 क्वेश्चन के आसपास गई थी। तो अगर आप साथियों फाइनल लिस्ट में होना चाहते हैं तो क्या साथियों इसको मान लेते हैं, 110 मान लेते हैं। अरे भाई आपके पास पूरी जीके जीएस यूपी जीके 38 क्वेश्चन की मैथ है आपकी, उसमें क्या नहीं करोगे, उसमें भी साथियों करोगे। लेकिन इन दोनों में करना बहुत आसान है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के प्रश्न करा रहा था और रीजनिंग के साथियों क्वेश्चन कराऊंगा। तो बहुत धैर्य के साथ, बहुत आराम के साथ इस पूरी वीडियो को देखिए और एनालिसिस कीजिए कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और इन क्वेश्चन के लिए तो मैं पूरा प्रिपेयर हूं। यानी कि अगर आज ऐसे क्वेश्चन का पेपर मेरे सामने आ जाता है तो मैं उसको चारों खाने उसके चित कर दूंगा, पेपर को बहुत आराम से हल कर दूंगा। अब यहां पर अगर कथन की बात करते हैं साथियों, कि 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए, यह मैं आपसे पूछ रहा हूं। और आप मुझे बताइए कैसा क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां पर नीचे तर्क भी होंगे और तर्क देखिएगा और बताइएगा कौन से तर्क सही है, कौन से तर्क गलत है। देखिए
कह रहे कि हाँ भैया 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे इन बच्चों से जबरन रोजगार की व्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल साथियों, अगर इनको स्कूल भेजा जाएगा तो फिर ये रोजगार नहीं कर पाएंगे एक तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कह रहे तो ये तो बिल्कुल सही आपका हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि हाँ ये संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित बनाने का एक प्रभावी तरीका है। बिल्कुल साथियों, जो भी जनसंख्या बच्चे लोग हैं उनको शिक्षित बनाने का एक अच्छा तरीका है, ठीक है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि पहला वाला भी आपका सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। कह रहे कि नहीं, हमारे पास पूरी आबादी को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। ये थोड़ी ना कहेंगे साथियों, मतलब लोग ज्यादा है तो इसलिए ये थोड़ी ना कहेंगे कि सभी को शिक्षा नहीं दी जा सकती, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना साथियों। तो कुल मिला के ये बात मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी, नहीं सही लगी तो इस पर कट का निशान बना देंगे। उसके बाद देखिए कि हाँ इससे जीवन स्तर में वृद्धि होगी। बिल्कुल साथियों, बच्चे अगर पढ़े लिखेंगे तो इससे उनके लाइफ स्टाइल में साथियों वृद्धि होगी, अच्छा बनेगा। तो कुल मिला के अगर बात करें, मैं कहूंगा साथियों, क्या मैं कहूंगा यहां पर अगर तर्क की अगर बात करते हैं साथियों, कौन सा सही है कौन सा एक तरीके से यहां पर साथियों गलत है, देख चलिए। देखिए हाँ ये बात मुझे यहां पर ऑप्शन को अगर साथियों मैं देखूं ना, तो एक बात मुझे साथियों सही नहीं लगी। वो कौन सी बातें साथियों सही नहीं लगी? उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी ऐसा कह भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर बच्चा पढ़ेगा तो जीवन स्तर में वृद्धि होगी, लेकिन अब अगर ऑप्शन को देखकर हमें उत्तर लगाना है तो हमारा पहला वाला बिल्कुल सही था, दूसरा वाला बिल्कुल सही था। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है? इसमें है, नहीं है, ठीक है ना। इसमें है, इसमें सिर्फ 2 को बताया गया, पहले को नहीं बताया गया। इसमें सिर्फ 4 को बताया, जो गलत हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के पहला दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि पहला भी सही है तर्क और दूसरा भी सही है। अब कोई दिक्कत नहीं, चौथे को ये नहीं मानना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और वैसे भी बच्चों का क्या लाइफ स्टाइल साथियों, ठीक है ना। चलिए कथन की अगर बात करें, एक अस्पताल के संगरोध वार्ड के नंबर 4 के बाहर लिखा है, यानी कि एक अस्पताल है, वहां पर एक संगरोध वार्ड है, नंबर 4 है, और वहां पर लिखा हुआ है केवल एबीसी रोग के लिए, यानी कि कोई एक रोग है उसके रोग के लिए ही लागू है वो वार्ड, प्रवेश ना करे, मतलब उसके अंदर ना आए, वो एबीसी रोग के लिए ही है सिर्फ वार्ड। तो उसके बाद लिखा है कि एबीसी रोग से संक्रमित होने के जोखिम से बचे, ये भी लिखा था। धारणाओं की अगर साथियों बात करते हैं और देखते हैं कैसे यहां पर क्या हो सकता है। यहां पर लिखा हुआ है रोग एबीसी संक्रामक रोग है। बिल्कुल साथियों, तभी तो मनादी कही गई है कि भाई इसके अंदर ना आए आप, अगर एबीसी रोग से प्रभावित है तभी है, वरना ना आए। उसके बाद लिखा है वार्ड 4 नंबर, वार्ड 4 के सभी मरीज एबीसी रोग से पीड़ित हैं। हाँ, जो उसके अंदर होंगे वो लगभग मरीज से एक तरीके से पीड़ित होंगे। वहां जो है ना वो उनके रिश्तेदारों की भी साथियों अंदर एंट्री की इजाजत नहीं होगी। तो ये दोनों साथियों बिल्कुल सही हो जाएंगे। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार बहुत पूछे गए थे 18 फरवरी 2024 की शिफ्ट में। क्या कि यदि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, अगर आप एक पुलिस अधिकारी हैं, इस लाइन से शुरुआत हो रही थी साथियों प्रश्नों की, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। तो आज सभी क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यदि अगर आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 साल की बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आप क्या करोगे साथियों बताइए। तो आप क्या करोगे? निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा के पास भेज दोगे, ऐसा क्यों करोगे? पुरुष मित्र को फुसलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लोगे, ऐसा क्यों करोगे? ठीक है ना। अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए, या यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। तो साथियों यहां पर अगर बात करते हैं, जो आंसर माना गया है वो ऑप्शन नंबर डी को साथियों आंसर माना गया है, ठीक है ना। देखिए ये भी सही है, अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा सा बेस्ट आंसर मुझे साथियों ये लग रहा है, ठीक है ना। यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह करने का समर्थन करना चाहिए लिखा हुआ है यहां पर। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। वैसे आंसर सी हो सकता था, लेकिन जो यहां पर एक तरीके से आंसर माना गया है ना, आंसर जो माना गया वो डी माना गया है। चलिए उसके बाद देखिए, वैसे मुझे भी सी लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है। तो आप साथियों, आपको वहां पर साथियों क्या करना चाहिए?
अवैध हड़ताल कार्यवाही के लिए जुर्माना और शुल्क लगाना चाहिए तो नहीं, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अवरुद्ध करने के प्रयास को बलपूर्वक रोकना चाहिए तो नहीं, व्यवधान की धमकियों के लिए यूनियन नेताओं को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, या पणधारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए। तो जो उनके बीच साथियों विवाद है ना, एक तरीके से उसको समाधान संवाद में एक तरीके से सहायता करनी चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में से मुझे जो पॉजिटिव लगा, जो सबसे अच्छी चीज लगी, वो ऑप्शन नंबर डी वाली लगी, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, चलिए साथियों उसको मैंने थोड़ा सा छोटा आपके लिए कर दिया कि आपको क्लियर तरीके से दिखे, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको साथियों यहाँ पर महसूस ना हो। चलिए साथियों अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे हैं। एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है आपको, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगर बात करें प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए, उनको स्वैच्छिक भौतिक शारीरिक अलगाव का सुझाव देना चाहिए, या जोड़े को सुरक्षा कवर और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए, जोड़े को सार्वजनिक बातचीत से बचने के लिए सलाह देनी चाहिए। तो सबसे बढ़िया आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आप उसके बाद देखिए आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात, अपने क्षेत्र अधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको साथियों क्या करना चाहिए। तो आपको साथियों क्या करना चाहिए, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए, चेहरा पहचान स्कैन का उपयोग करके सीसीटीवी कैमरे का डाटा माइन खंगालना चाहिए, हिंसक अपराध इतिहास वाले सभी मौजूदा दोषियों से पूछताछ करनी चाहिए, या संपूर्ण क्षेत्रीय आबादी की पूर्ण डीएनए प्रोफाइलिंग करानी चाहिए। तो मैं कहूंगा साथियों मुझे जो आंसर यहां पर सही लग रहा है, और आंसर जो एक तरीके से सही भी है, वो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साथियों देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए तो आपको एक उद्योगपति द्वारा कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ यहां पर साथियों देख लेते एक सेकेंड। आपको एक उद्योगपति द्वारा कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है, जो कि व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। आपको मामले को बंद घोषित करते हुए गुप्त रूप से निपटारे को स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे साथियों। उसके बाद लिखा हुआ है किसी भी अन्य गवाह या रिकॉर्ड की जांच को और आगे टालना चाहिए। ऐसा भी आप नहीं करोगे। कानूनी जांच के तहत दोषी ठहराए जाने वाले सबूतों से आंशिक रूप से हटना चाहिए। ऐसा भी नहीं करोगे। धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। आप ये काम करोगे। तो आप ये काम करोगे तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए साथियों क्वेश्चन लंबे हैं, बिल्कुल लंबे हैं, लेकिन मैं कहूंगा अगर आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में आ रहे हैं तो इनको करने में आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि एग्जामिनर का माइंडसेट हो चुका है कि साथियों इस टाइप के क्वेश्चंस देना। तो बिल्कुल अब जब भी आपका एग्जाम होगा ना तो ऐसे क्वेश्चन साथियों आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो समझदारी इसी में है कि रियल एग्जाम आने में जैसे क्वेश्चन रियल एग्जाम में आएंगे उनको देखने से पहले, उससे पहले ही आप उन प्रश्नों की इतनी प्रैक्टिस कर लो ताकि वो चीजें आपके लिए आसान हो जाए। और चीजें आपके लिए आसान तभी बनती हैं, कठिन चीजें आपके लिए आसान तभी बनती हैं जब उनको बहुत अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो। तो ये क्लास साथियों आपकी डेली चलेगी जब तक चारों शिफ्टों को मैं कंप्लीट नहीं करा देता, ये क्लास आपकी साथियों चलेगी। तो इसलिए चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अगर आपने ये काम कर दिया है और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये बहुत गलत बात है। तो साथियों वीडियो को भी आप क्या करेंगे, एक तरीके से लाइक कर देंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं साथियों इस प्रश्न की तरफ कि आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं। आप पिछले 5 वर्षों से उसी स्टेशन में कार्य कर रहे हैं और स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका अच्छा तालमेल बन गया है। हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं और लोगों से निपटना पड़ता है। आपको लगता है कि यह एक कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है। आपको साथियों क्या करना चाहिए अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाती है? तो क्या स्थानांतरण को अनिच्छा से स्वीकार करना चाहिए,
जल्द ही ग्रामीण स्टेशन पर वापस आने की उम्मीद करनी चाहिए। आपका ट्रांसफर हुआ है तो ट्रांसफर को एक तरीके से आप नकार नहीं सकते, किसी अन्य ग्रामीण स्टेशन पर स्थानांतरण की मांग करनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना वहां पर दिक्कतें आ रही हैं तो उसको साथियों ये थोड़ी ना कहोगे मेरा कहीं और ट्रांसफर कर दो, यहां दिक्कतें बहुत आ रही हैं, मुझे ऐसा नहीं कभी करना है। स्थानांतरण रद्द करने का अनुरोध करना चाहिए। भले आप ऐसा करें रियल लाइफ में, लेकिन प्रश्न में आपको कभी ऐसा नहीं करना है। प्रश्न में आपको पॉजिटिव आंसर देना है। इस स्थानांतरण रद्द करने का अनुरोध करना चाहिए और ग्रामीण स्टेशन में अपने कार्यों और उपलब्धियों का हवाला देना चाहिए। नहीं, स्थानांतरण को अपने करियर के विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए बिल्कुल, और खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। तो ये आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करते पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए, तो आप साथियों क्या करेंगे इस समय बताइए। देखिए, टोल के वारंट के तहत खोजे गए संदिग्धों की आईटी संपत्ति का विश्लेषण करेंगे, या बैंक जानकारी निकालने के लिए पीड़ितों को व्यक्तिगत रूप से जानकारी होने का नाटक करके कॉल करनी चाहिए, या डार्क वेब पर आधिकारिक खरीदारों के रूप में अभिनय करके एथिकल हैकिंग जाल स्थापित करना चाहिए, या किसी भी पुनर्प्राप्त फिशिंग फीड को रिवर्स इंजीनियर करने के लिए अदालत से अधिकार प्राप्त करना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तो आप साथियों क्या करोगे बताइए। यानी कि आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। आपको टीम के बीच ऑपरेशन की जिम्मेदारी के कार्यों को रणनीतिक रूप से बांटना चाहिए, यह ऑपरेशन सुलझाने तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए, मतलब ऑपरेशन समाप्त होने तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत जो समाचार एक तरीके से छुपाना चाहिए, या अपने डिप्टी को परिचालन रणनीति सौंपनी चाहिए। अपने डिप्टी को परिचालन रणनीति सौंपनी चाहिए लेकिन अधिकार अपने पास रखना चाहिए, ठीक है ना। या उसके बाद अगर बात करें निपुण सेकंड इन कमांड को पूरी तरह से बागडोर सौंपनी चाहिए। तो मैं कहूंगा साथियों मुझे जो यहाँ पर सही लग रहा है साथियों ऑप्शन नंबर 2 वाला लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमें बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका लग रहा है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए साथियों यहाँ पर और बतलाइए मुझे कि सही जवाब यहाँ पर आपका साथियों क्या हो सकता है। चलिए यहां पर अगर बात करें एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं, आपको क्या करना चाहिए साथियों बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों आपको क्या करना चाहिए मुझे बताइए कि बलात् कबूलनामे की निगरानी के लिए निगरानी शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करनी चाहिए, या सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित स्थापित करने के लिए समुदायों के साथ बैठकें करानी चाहिए, या पारंपरिक मान्यताओं को पुनर्जीवित करने के लिए बड़े पैमाने पर परामर्श कार्यक्रम लागू करना चाहिए। नहीं, वंचित जनजातियों के अधिकारियों को नियुक्त करते हुए विविधता कोटा लागू करना चाहिए। नहीं साथियों, यहां पर अगर बात करें यहां पर भी मुझे सही जो लग रहा है वो सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित करने के लिए समुदायों के साथ बैठकें करनी चाहिए। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर यहां पर साथियों आपका क्या होगा। चलिए देखिए साथियों यहां पर अगर बात करते हैं हम लोग कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। आपको साथियों वहां पर क्या करना चाहिए, यदि समुदाय में मानदंड लंबे समय से स्वीकृत हैं, ठीक है ना, लंबे समय से साथियों क्या है स्वीकृत हैं, तो मामलों को तुरंत खारिज कर देना चाहिए। नहीं, लैंगिक अधिकारों पर जिला जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। नहीं, उसके बाद लिखा है अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों को हवाला देना चाहिए। बिल्कुल साथियों ये मुझे थोड़ा सही लगा, सही जवाब हो जाएगा। देरी को कम करने के लिए मामलों को फास्ट ट्रैक अदालतों में भेजा जाना चाहिए, ऐसा भी साथियों नहीं हम कर सकते। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साथियों देखिए और बताइए कि सही जवाब यहां पर आपका साथियों क्या हो सकता है। चलिए
यहाँ पर अगर बात करें साथियों, लिखा हुआ है एक तरीके से आपके सामने जो लिखा हुआ है कि समुदाय के पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो सबसे अधिक जो प्रभावित करता है कि समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थितियों पर त्वरित और कुशलता से प्रतिक्रिया करना, निगरानी के लिए ड्रोन और कैमरे जैसी उन्नत तकनीक का प्रयोग करना, या अपराध को रोकने के लिए पुलिस की दक्षता और गश्त बढ़ाना, या समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना। तो राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल है, निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होगा। तो उसको साथियों आरोप पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरोप पत्र कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत LGBTQ अधिकारों को कायम रखने वाले कानून में संशोधन की मांग करते हैं। तो साथियों आप की अगर बात करें, आप मानवाधिकार आयोग में सीधे नियुक्त होने वाले प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहिए। धार्मिक सिद्धांतों में सामंजस्य बिठाने के लिए सामुदायिक बैठकें करानी चाहिए, या समावेशी जीवन शैली को सशक्त बनाने वाले स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए। ठीक, हिंसा की धमकी देने वाले कट्टरपंथी तत्वों की निरोधात्मक गिरफ्तारी करनी चाहिए। तो यहां पर सबसे सही मुझे जो लगा साथियों ऑप्शन नंबर सी है, और यही आपका बिल्कुल सही और सही सटीक जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए और बताइए साथियों राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। यहां पर अगर बात करें, अब अगर बात करें, यदि इसको मैं पहले थोड़ा सा जूम कर देता हूं। देखिए चलिए साथियों, अब ये जूम आपका हो चुका है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। एक शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, इसके पहले, तीसरे और पांचवें अक्षर का उपयोग कीजिए, ठीक है ना, और एक सार्थक अंग्रेजी का शब्द बनाइए। प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करना है। तो ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? इसके कौन कौन से? इसके पहले और इसके तीसरे और इसके 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसके पांचवें और इसके 8वें, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके आर वाला, इनका प्रयोग करना है। तो कौन कौन सा साथियों? एस हो गया, यू हो गया, ई हो गया और आर हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया साथियों? आर हो गया। तो एक तो साथियों मुझे यहां पर सबसे पहले एक शब्द नजर आ गया साथियों, श्योर, ठीक है ना। एक तो आपका शब्द हो जाएगा एक तरीके से श्योर। तो ये तो आपका हो गया एक शब्द। और कोई शब्द बनाया जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यूजर शब्द भी बनाया जा सकता है, यूजर शब्द भी बनाया जा सकता है। और कोई बनाया जा सकता है? और नहीं, मुझे लग रहा है नहीं लग रहा है। तो साथियों 2 वर्ड्स ऐसे बनाए जा सकते हैं, मीनिंगफुल वर्ड। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। देखिए एस ए से लंबा है, यानी कि एस जो है साथियों ये ए से लंबा है, ठीक है। आर जो है वो सी से लंबा है, यानी कि आर जो है साथियों वो सी से लंबा है, लेकिन क्या लिखा हुआ यहाँ पर? आर जो है ये सी से लंबा है लेकिन वी से छोटा है। यहाँ पर वी लिखा होना चाहिए, वी लिखा होना चाहिए, यानी कि वी से छोटा है तो वी यहाँ पर आ जाएगा। सी से छोटा है एस, सी से छोटा है एस, एस यहाँ गया। देखिए एस के नीचे ए है तो ए यहाँ पर आ जाएगा। तो उनमें सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा साथियों कौन हुआ? वी हुआ। तो कुल मिला के वी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। एक श्रृंखला दी गई है, सीरीज दी गई है, और आपको बताना है यहां पर कौन सा नंबर आएगा। बताइए। देखिए अगर हम यहां पर साथियों बात करते हैं कि इसमें कितने का अंतर है, तो 1000 में से साथियों 759 अगर माइनस चला जाता है तो कितना बचता है? एक तरीके से हम यहां पर साथियों देख लेंगे, एक तरीके से यहां पर हम लोग देख लेते हैं। यहां पर बचेगा साथियों एक तरीके से 1, और 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, 9 में से 7 जाएगा साथियों बचेगा 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर 241 आ गया, ठीक है ना साथियों। क्या आ गया साथियों? यहाँ पर आपका 241 आ चुका है। अब अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर मैं बहुत आराम से कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर हम लोग 241 माइनस करें तो ये आएगा। अब 759 में से क्या माइनस करें? 618। देखिए 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं हम लोग, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा साथियों 7 बचेगा, 5 में से कुछ नहीं 73 बचेगा, ठीक है। तो अब यहां पर अगर बात करें कितना बचेगा साथियों? 1 बच जाएगा, 4 में से यहां पर 3 बच जाएगा, बस इतना बचेगा। अब एक चीज मैं आपको साथियों समझा देता हूं। क्या चीज मैं आपको समझा देता हूं? देखिए
यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए ये 241 है, ये एक तो 141 है, ठीक है ना, ये आपका 73, ये आपका 31 है। अगर 241 को हम देखते हैं तो 241 की अगर बात करें साथियों, ये आपका 6 + 5 का है, यानी कि 6 का तो साथियों क्या हो जाएगा, एक तरीके से क्यूब आपका हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का क्यूब होता है 216 और 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी कि क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पर एक तरीके से 216 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे साथियों मैं क्या लिख सकता हूं, 6 का क्यूब + 5 का स्क्वायर। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है ना। अब हम इसकी अगर बात करते हैं साथियों, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अब यहां पर देखिए 5 का क्यूब आ जाएगा, 5 का क्यूब आ जाएगा प्लस एक तरीके से 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 5 का क्यूब क्या होता है साथियों 125, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा साथियों 141 हो जाएगा। ये नंबर हमें मिल गया। ऐसे ही साथियों यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब प्लस आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये आप जोड़ के कर सकते हो। अब इसकी अगर साथियों बात करते हैं तो 3 का क्यूब यहां पर आ जाएगा, 3 का यहां पर क्यूब आ जाएगा और 2 का स्क्वायर आ जाएगा। भाई 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है, और 4 हो जाएगा तो 31 ही तो बैठेगा। यानी कि अब ये नंबर हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का तो क्यूब करना पड़ेगा प्लस 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 का क्यूब होता है 8 और 1 का 1 हो जाएगा। यानी कि अगर हम साथियों बात करते हैं यहां पर अगर हम 9 माइनस कर दे, अब देखिए ये नंबर माइनस ही तो हो रहे हैं, तो अगर हम इसमें से 514 में से 9 माइनस कर देते हैं तो साथियों 505 हमारे पास आ जाता है, और 505 हमारे पास आ जाएगा तो यही तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये आपके सामने हो चुका है, सी के साथ जाएगा, ए के साथ नहीं जाएगा। तो ये साथियों कंप्लीट आपके यहाँ पर क्वेश्चंस हो गए। तो देखिए रीजनिंग के तो मैं पूरे क्वेश्चंस नहीं आपके सामने कर पाया क्योंकि रीजनिंग पे 55 क्वेश्चन आते हैं और वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, और वैसे भी साथियों अगर 55 क्वेश्चन ले लेते तो और भी साथियों लंबी हो जाती है। तो इस वजह से साथियों मैंने कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के लिए और हिंदी के सारे क्वेश्चन लिए, गद्यांश को हटा के। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।